दुनिया में कहीं जॉब नहीं मिल रही है आपको और आपको अगर इंडस्ट्री में जॉब करना है तो आप सेलेक्ट हेल्थ सिटी में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है जॉब मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। आपको क्या ऑब्जर्वेशन रहा वहाँ पर कि कितनी सैलरी होती है, कितने घंटे का वर्किंग काम करना पड़ता था, कौन कौन सी कंपनी से कितना टर्नओवर था इन कंपनीज का? राइट, एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो सबसे छोटी कंपनी जिससे हमने बात करी ना, उसकी ईयरली रेवेन्यू 500 करोड़ की है। ओके। और जो सबसे बड़ी कंपनी जिससे हमने बात करी, उनकी 12,000 करोड़ की ईयरली रेवेन्यू है। जो बीफॉर्म बच्चे जो होते हैं इनको बहुत ही बुकिश नॉलेज तो है, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, हैंड्स ऑन कुछ भी नहीं है। Correct. तो कंपनी को उतना ही टाइम लगता है बीएससी वाले बंदे को हायर करके सिखाने में, इतना ही बीफॉर्म वाले को भी वही टाइम लग जा रहा है सिखाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल वंस अगेन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने वाले, वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी जॉब्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। आप लोग के इतने सारे टेक्स्ट आते रहते हैं रिगार्डिंग दिस, तो वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, विल नो कि आज इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कितनी सैलरीज हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है, कौन सी इंडस्ट्री में फायरिंग है और हायरिंग चल रही है, एंड इम्पोर्टेंटली ये कि आप हाउ यू कैन वर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड, तो सही में बात करने वाले हैं। तो शायद सर आइए, आप इस थर्सडे में से आप कहाँ गए थे? थैंक यू वेरी मच सर। सो देहरादून के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया है सेलाकुई, हम लोग वहीं पे गए थे। मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि सेलाकुई में एक फार्मा सिटी है जहाँ पे 250 से 300 फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो हम लोग इस नियत से गए थे कि वहाँ पे जाके कंपनी से इंटरेक्ट करें, उनसे समझे कि टैलेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और हायरिंग कैसे होती है, और सैलरीज वगैरह समझने के लिए गए थे हम लोग। और हेल्थ, इसको ऐसा समझा जाता है कि आपको दुनिया में कहीं जॉब नहीं मिल रही है आपको और आपको अगर इंडस्ट्री में जॉब करना है तो आप सेलेक्ट हेल्थ सिटी में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो है जॉब मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। और यहाँ पे एक आपने एकदम सही बात करी है, क्योंकि जो 4 कंपनी से मैं जाके वहाँ HR से बात किया तो उन्होंने बोला कि मैक्सिमम हायरिंग वो इसलिए करते हैं, ऐसे करते हैं कि बच्चे डायरेक्ट रेज्यूमे लेके आ जाते हैं और वहाँ पे वो गार्ड को दे देते हैं और गार्ड जाके HR को देता है, फिर वो बुला के अगर उनका रेज्यूमे ठीक रहता है तो इंटरव्यू कर लेते हैं, तो ऑन द स्पॉट हायरिंग हो जाती है जी। 50-60% हायरिंग ऐसी ही होती है, और कुछ हायरिंग के लिए वो कॉलेजेस विजिट करते हैं, कैंपस हायरिंग के लिए। सर ये बताइए, आपको क्या ऑब्जर्वेशन रहा वहाँ पर कि कितनी सैलरी होती है, कितने घंटे का वर्किंग काम करना पड़ता था, कौन कौन सी कंपनी से कितना टर्नओवर था इन कंपनीज का? राइट, तो हम लोग गए थे करीब वहाँ 2 बजे के करीब, है ना, और बहुत सारे कंपनीज को विजिट किए, जिसमें 4 कंपनीज के साथ हम बैठ के डिटेल में डिस्कशन किए उनके HR हेड से। राइट, तो एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, जो सबसे छोटी कंपनी जिससे हमने बात करी ना, उसकी ईयरली रेवेन्यू 500 करोड़ की है। ओके। और जो सबसे बड़ी कंपनी जिससे हमने बात करी, उनकी 12,000 करोड़ की ईयरली रेवेन्यू है। ओके, मतलब एक छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, गली वाली कंपनी नहीं थी, मतलब ठीक ठाक कंपनी थी, किसी को अगर 500 करोड़ टर्नओवर है तो। करेक्ट, और उनकी सबकी अपने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। लेकिन वहाँ पे एक सिमिलैरिटी मैंने जो नोटिस किया कि ये सारी कंपनीज जब भी फ्रेशर हायर करते हैं उनको 2 हिस्से में बांटते हैं, एक सेमी स्किल्ड और एक स्किल्ड कैंडिडेट। तो जो सेमी स्किल्ड वाले कैंडिडेट हैं उनको 12-13 हज़ार रुपए की मंथली सैलरी शुरू में वो ऑफर करते हैं, और उनका मानना होता है कि 6 महीने से साल भर के अंदर वो स्किल्ड हो जाते हैं, और उसके बाद वो सैलरी बढ़ के 14 से 15 हज़ार हो जाती है। देखिए, मतलब सैलरी वेरी वेरी लो है, 12,000। और आप देखें ना, एक जो मजदूर होता है वो अर्न करता है मिनिमम 500-600 रुपये, मिनिमम 18,000 एटलीस्ट वो करता ही है, जो अनपढ़ आदमी है, कोई भी इस पर स्किल्ड नहीं है। राइट, सेकेंडली आप देखो कि जो लोग फूड डिलीवरी करते हैं, राइट, वो लोग भी मतलब 3x 4x अर्न कर लेते हैं, 30-40 हज़ार तक वो लोग अर्न कर लेते हैं मिनिमम। राइट, तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि अगर कोई बंदा 4-6 लाख मिनिमम आज के डेट में अगर कोई भी बी फार्म करने जाता है तो मिनिमम इतना खर्चा करना ही है। नहीं, ये तो कॉलेज की फीस है 5-6 लाख, तो बट उसके बाद वो 4 साल भर रहेगा, खाएगा, तो एटलीस्ट 10 लाख का डिग्री है मिनिमम बी फार्मा। मतलब कि खाली कॉलेज की बात करें तो इन जनरल 10 लाख तो एक 4 ईयर डिग्री कंप्लीट करने में 10 लाख खर्चा हो ही जाता है। और अगर बंदा एक हाई क्लास की डिग्री 10 लाख रुपए खर्चा करके 4 साल लगा के पढ़ रहा है, उसके बाद उसको 12 से 13 हज़ार की सैलरी मिल रही है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। और इससे ये पता चल रहा है कि बी फार्मा के जो कैंडिडेट्स हैं या फार्मेसी के जो कैंडिडेट्स हैं, शायद मार्केट में उनकी इतनी कदर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आपको मतलब ऐसा क्या रीज़न लगता है, मतलब क्या इनकी कदर क्यों नहीं है, मतलब इंडस्ट्री 12,000 क्यों पे करती है इनके लिए? राइट, उसमें 2-3 चीज़ है जो समझने वाली चीज़ है। एक तो जो फार्मेसी इंडस्ट्री है ना, उन्होंने
मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है कि बी फार्म को ही हायर करना है। यस, उसमें कोई मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ के आ जा रहा है, बीएससी करके आ जा रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग करके आ जा रहा है, कोई बायोटेक करके आ रहा है, सारे लोग एलिजिबल हो जा रहे हैं। यस। तो अगर ये सारे डिग्रीज को मिलाया जाए तो 5-6 लाख 7 लाख कैंडिडेट्स निकलते होंगे हर साल में, राइट। और अगर मैं इंडस्ट्री साइज की बात करूं तो पूरे इंडिया में 10,000 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। देखो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आ रही है, बिकॉज यू नीड लाइसेंस टू प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी रिटेल फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब करना है एज ए फार्मासिस्ट, वहाँ आपको लाइसेंस होना मैंडेटरी है, बट यहाँ इंडस्ट्री में लाइसेंस नहीं चाहिए, तो वो किसी को भी हायर कर लेते हैं। तो एक रीज़न मुझे और भी चीज़ ये लगता है सर कि वहाँ पर क्या है ना, जो बी फार्म बच्चे जो होते हैं इनको बहुत ही बुकिश नॉलेज तो है, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ भी नहीं है, हैंड्स ऑन कुछ भी नहीं है। तो कंपनी को उतना ही टाइम लगता है बीएससी वाले बंदे को हायर करके सिखाने में, इतना ही बी फार्म वाले को भी वही टाइम लग जा रहा है सिखाने में। करेक्ट, ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि मतलब 2 कंपनीज ने हमें वर्बली बोला था कि जो भी बच्चे आते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉलेज में जो भी लैब या सेटअप है, HPLC है या कुछ मशीनरी है, वो कम से कम उसके मैनुअल को तो जाने, उसको कैसे ऑपरेट करना है, बेसिक नॉलेज तो हो। तो उनको कई बार कैनेजारोज रिएक्शन या फिर बहुत ही छोटी छोटी चीज जो 12th में पढ़ना है वो भी नहीं पता होती है। तो ये भी इंडस्ट्री के लिए भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज है कि बच्चों को नॉलेज कॉलेज इम्पार्ट ही नहीं कर पा रही है, बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। सर अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, मैंने तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन देखी है, तो बहुत सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो मैं तो डेफिनेटली उनको इंडस्ट्री इंडिया के अंदर रिकमेंड नहीं करूंगा। आप क्या रिकमेंड करेंगे? अगर आप फ्रेशर हैं और आपको इंडस्ट्री में जाना है तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आपको आपका फ्यूचर में प्लान है कि मेरे को फार्मा कंपनी खोलनी है फॉर एग्जांपल, देन यू कैन गो या आपने ऑलरेडी इंडस्ट्री में आए हैं, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया और मैनी अदर कंट्रीज, वहाँ पर आप एज ए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। तो और फ्रेशर्स अगर आप हैं देन यू कैन राइट किसी भी कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम एंड यू कैन गो, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया या आयरलैंड है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं और दुबई, गल्फ कंट्री बहुत सारी हैं, तो यू कैन गो एंड वर्क देयर। बहुत सारे कंट्रीज के नाम लिए, लेकिन उसमें जो भी नाम था वहाँ पे इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने अपने इंटरेक्शन के दौरान HR से ये समझा कि जो भी बच्चे फार्मेसी के आ रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही मतलब अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश एक चैलेंज है। तो उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? तो उनके लिए है कि आप वो गल्फ में जा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड या कनाडा के लिए आपको इंग्लिश का टेस्ट देना मैंडेटरी है, बट गल्फ कंट्री में काम करने के लिए कोई भी इंग्लिश का या लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ता है, ओनली फार्मेसी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए भी एकेडमिकली आपको पूरा कंप्लीट कराएगा पूरा एंटायर प्रोसेस। इफ यू आर ए फार्मासिस्ट वांट टू वर्क इन अब्रॉड, कनेक्ट अस टुडे।